हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो फाइनेंशियल एनालिसिस की दुनिया में आपने बहुत ही सिंपल सा एक फ्रेज सुना होगा, ऑलवेज बाय लो पी एंड सेल हाई पी। लेकिन इसको एक्चुअल टर्म्स में डिफाइन कैसे करोगे? लो पी का मतलब क्या और हाई पी का मतलब क्या? ठीक है, बिकॉज लो पी तो 15 का भी पी लो होता है। एक एक्सरसाइज करता हूँ आपके साथ में जिसके थ्रू आपको और क्लैरिटी मिलेगा। जस्ट लुक एट द स्क्रीन। यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ कंपनीज को एक्सट्रैक्ट किया है जिसका पी लो है। तो अगर आप कंटिन्यूसली देखोगे ना तो सारी कंपनीज का पी 15 से नीचे है। चाहे आप वेस्ट कोर पेपर ले लो, GHCL ले लो, इंडियन मेटल्स ले लो, DB कॉर्प ले लो, मंथन एलॉयज, राइट, आंध्रा पेपर, बहुत सारे स्टॉक्स हैं ऐसे जिनके पी 15 से नीचे है। अब मैं आपको सिंपल सा सवाल पूछूंगा, आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों ने इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है? आई कैन एश्योर यू बहुत सारे लोगों ने ये कंपनी का नाम भी नहीं सुना होगा, पहली बार आप सुन रहे होगे यहाँ पर, राइट। अब दूसरी तरफ लोग बोलते हैं हाई पी बेच दो। अब मैं कुछ कंपनीज का नाम लेता हूँ, आप मुझे बताइए ये कंपनी का नाम सुना है या नहीं सुना है? एशियन पेंट सुना है, राइट, 60 के ऊपर का पी है। ब्रिटानिया बिस्किट्स खाए हैं, 65 का पी है। TCS नाम सुना है, 35 से 40 के आसपास का पी है। पॉलीकैब नाम सुना है ना, 70 के आसपास का पी है, 60-70 के आसपास लगभग रहेगा। मतलब जो हाई पी कंपनीज हैं वो ज़्यादा प्रीमियम डिमांड करेगी बिकॉज ऑफ देयर रेपुटेशन, बिकॉज ऑफ देयर अर्निंग्स कंसिस्टेंसी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हमेशा ही 10 और 15 वाला पी का स्टॉक खरीदो तो फिर आप ऐसे ही किसी स्टॉक में पड़े रहोगे जिसमें 5-6 साल तक रिटर्न्स ही नहीं आएगा, ग्रोथ ही नहीं आएगी। बिकॉज मार्केट में फाइनेंशियल एनालिसिस में दो चीज़ बताऊंगा, आज की वीडियो में दो चीज़ बताऊंगा जो मैक्सिमम चीज़ आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस में कवर करती है। और ये दो चीज़ है, एक आपका अर्निंग्स पर शेयर मतलब अर्निंग्स मोमेंटम, दूसरा आपका होता है PE, प्राइस टू अर्निंग्स। सो आज EPS और प्राइस टू अर्निंग्स को डीप डाइव करेंगे। मैं आपको डीकोड करके बताऊंगा, अलग अलग एग्जांपल्स दूंगा आपको जिसके थ्रू आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एंड दिस इज़ नॉट अ आइटम नंबर, यहाँ पर तमन्ना भाटिया वाला डांस नहीं होने वाला है। तो ये वीडियो 15 मिनट या 20 मिनट तक भी जाएगा। तो अगर आप ये सोचते हो कि मैं बहुत अच्छा कंटेंट 5 मिनट में अगर मुझे मिल जाएगा, तो वो नहीं होने वाला है। यहाँ पर हम फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं तो थोड़ा समय लगेगा, आपका समय चाहिए। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड तो आप नोट्स बनाइए, बिकॉज दिस विल गिव यू द रिजल्ट जो मैं अगले 15-20 मिनट में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। इससे आपको रिजल्ट आएंगे। एंड मेरा इंटेंशन ये रहता है कि जो भी मेरे व्यूअर्स मेरे चैनल पे आ रहे हैं उनको मैं कुछ वैल्यू दे पाऊँ, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊँ। अगर मैं 5 मिनट में सिर्फ बेसिक्स बता के चले जाऊँगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो वैल्यू मिलेगा। वो जो 5 मिनट भी आप मुझे दे रहे हो दैट इज़ वेस्ट। सो एवरी टाइम वी डू अ वीडियो, हमारा एक हमारा इंटेंशन रहता है कि जितना ज़्यादा हम कंट्रीब्यूट कर पाएँ आपके लिए, उतना ज़्यादा हम वैल्यू ऐड कर देना चाहते हैं आपको। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेरा नाम अजीम है। आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केट्स और आई एम एक्साइटेड फॉर दिस सेशन। इफ़ यू गाइज आर ऑल्सो एक्साइटेड, जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। विद दिस, लेट्स डू इट। तो सबसे पहले कंपोनेंट को समझते हैं, दैट इज़ योर EPS, विच इज़ योर अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर होता क्या है? आसान भाषा में कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को, ग्रोथ को मेजर करता है, राइट। सो इसके लिए यहाँ पर जितना अगर स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आ रही रहेगी तो आपका EPS बढ़ेगा, राइट। जैसे कि फॉर्मूला में आप देखोगे तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है? जो आपके अर्निंग्स है, नेट प्रॉफिट है, राइट, उसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ शेयर से, जो किसी भी एक स्टॉक के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। तो इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ स्क्रीन पे। यहाँ पर CMS इन्फो नाम का एक स्टॉक है जिसका आप मार्केट कैप देख पा रहे हो 9,000 करोड़ है। मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ। अब मान लो हमें इसका EPS निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको मार्केट कैप जो 9,000 करोड़ है, इसको आपको स्टॉक प्राइस के वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, विच गिव्स यू 16.19 अप्रॉक्सीमेटली। तो 16.19 ये क्या है? ये करोड़ में 16.19 इज द नंबर ऑफ शेयर्स जो CMS इन्फो के अंदर सर्कुलेट होते हैं, बराबर। अब ये जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं टोटल 16.19, इसके थ्रू हमें मिलेगा EPS। 2024 का हमें EPS निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी लिखना पड़ेगा। द प्रॉफिटेबिलिटी इज अप्रॉक्सीमेटली 347 करोड़। 347 करोड़ है इसका नेट प्रॉफिट 2024 का। तो अब इसका EPS निकालेंगे। सो EPS का फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था, नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो नेट प्रॉफिट क्या है? 347 डिवाइड बाय योर नंबर ऑफ शेयर्स विच इज 16.19। सो 21.4 का ये आपका क्या आ गया? EPS, राइट।
तो अब यहाँ पर भी आप देखोगे योर EPS इज़ 21.33, 21.4 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो बेसिकली ये आया आपका EPS। अब EPS अगर राइजिंग रहेगा तो बेटर है। जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 2020 में 9.1 का EPS था, 21 में बढ़ के 11.39 हो गया, एंड इट इज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग एवरी ईयर इट इज़ एलिवेटिंग अपवर्ड्स। तो बेसिकली यहाँ पर राइजिंग EPS इज़ अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर एनी ग्रोइंग स्टॉक। तो अगर बिजनेस अच्छा कर रहा है, योर EPS विल गो अप एंड योर वैल्यू ऑफ द कंपनी विल ऑल्सो गो अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है EPS, और EPS बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन्वेस्टिंग में। आप किसी भी रिपोर्ट में देखोगे आपको हमेशा EPS मिलेगा वहाँ पर। आप EPS को ईयर ऑन ईयर ट्रैक कर सकते हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक कर सकते हो। अगर साइक्लिकल स्टॉक है और आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ अनसर्टेनिटीज़ आ सकती है, तो आप उसको लोअर टाइम फ्रेम में आप उसको क्वार्टरली बेस में भी ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको लंबे समय में निवेशक रहना है, जैसे कि आप एशियन पेंट्स है, लॉन्ग टर्म स्टोरी है, VBL है, लॉन्ग टर्म स्टोरी है, राइट, TCS हो गया, ब्रिटानिया हो गया था, लॉट ऑफ कंपनीज जो लंबे समय की एक स्टोरी होती है, तो वहाँ पर आप अर्निंग पर शेयर को ईयर वाइज भी कंपेयर कर सकते हो। बट देन दिस इज़ हाउ इट इज़ बीन डन। और आप मैं आपको अलग अलग आइडिया दे सकता हूँ। सी दिस इन द केस ऑफ पिडिलाइट। अब यहाँ पर आप पिडिलाइट में भी मैं आपको बताता हूँ, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, इसके लिए आप पी देखो स्टॉक का 81.9 है। अब आप मुझे बोलोगे, कोई मुझे बोलेगा भाई मैं 15 के पी पे आएगा ना, कहीं बुक में पढ़ा है 15-20 के पी पे आएगा तो बाय करूँगा। भाई जो लोगों ने बुक लिखा है उन लोगों ने एब्सोल्यूट टर्म्स में, एक्यूरेट टर्म्स में नहीं लिखा है, वो रिलेटिव टर्म्स में लिखा है। हर इंडस्ट्री का अपना एक साइकिल है और उसका एक पी का हिस्टोरिकल वैल्यूएशन होता है। किसी कंपनी का जो बॉटम होगा पी का, वो हो सकता है 30 का, हो सकता है 40 का, हो सकता है 50 का, हो सकता है कि हमेशा वो स्टॉक का पी नीचे 50 तक आता है फिर जाता है 100 तक। किसी का 20 के आसपास भी होगा। तो हर ये जो एक नंबर होता है ना, जैसे 15 या 20 का नंबर, ये हर जगह लागू नहीं होता। और इसलिए मैंने आपको यहाँ पर पिडिलाइट का एग्जांपल दिया कि हायर पी और आप फिर भी EPS देखोगे ईयर ऑन ईयर कंपेयर करके, यू विल फाइंड द EPS इज गोइंग गुड। आप ये देख पा रहे हो 10 का EPS, फिर 15 का EPS, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 34। दिस इज हाउ इट इज़ डन। कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग इस तरीके से वर्क करती है। आई एम श्योर कि आपको कैलकुलेशन भी EPS का समझ में आ गया होगा, एंड अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स दैट वी हैव टेकन, इसके थ्रू आपको क्लैरिटी मिलेगा। कहाँ देख सकते हो स्क्रीनर पे, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे अ सिंगल पेनी फॉर दिस, राइट। सो अगर आपको ये समझ में आया, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गॉट इट, सो दैट मुझे ये समझ में आ जाए कि आपको समझ में आया। एंड नाउ विल मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ योर पी, द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। तो प्राइस टू अर्निंग्स पे आने से पहले बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं ओलंपिक्स का। हम सबको नीरज चोपड़ा से गोल्ड की उम्मीद थी, राइट, लेकिन आया सिल्वर। अब जितने लोगों को सिल्वर आने पे भी बहुत सारे ऐसे हमारे देश में लोग होंगे जो लोग निराश थे। क्यों? क्योंकि हमें उम्मीद थी कि नीरज चोपड़ा गोल्ड लेके आएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया, राइट। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छे अर्निंग्स पोस्ट करती है, उससे एक मार्केट का सेंटीमेंट बन जाता है कि भाई ये कंपनी अच्छे अर्निंग्स ही पोस्ट करेगी, इसका तो नंबर्स अच्छे आने ही हैं। ऐसे सेंटीमेंट बनता है और उसके हिसाब से वो स्टॉक प्राइस को री रेटिंग मिलता है, मतलब उस स्टॉक प्राइस को मोमेंटम मिलता है, ठीक है। अब लेकिन हमें ये समझना है कि प्राइस टू अर्निंग्स जो फॉर्मूला है, इसमें दो कंपोनेंट है। एक योर प्राइस, सबसे पहला, विच इज़ योर मार्केट प्राइस, राइट, एंड द नेक्स्ट वन इज़ योर अर्निंग्स विच इज़ नथिंग बट योर EPS, अर्निंग पर शेयर। तो अगर अर्निंग्स अच्छा होगा तो प्राइस भी जाने के ऊपर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, राइट, करेक्ट। तो प्राइस एक पहली चीज़ है जो इम्परफेक्ट है, बिकॉज राकेश जी ने बोला है, आपको याद होगा, शायद मैं वापस बोलता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स थी मेरी कि ये बाज़ार है, बाज़ार में आपको 500 वाले का 50,000 भी 5,000 भी देना पड़ता है कभी, और कभी 5,000 वाले की चीज़ की वैल्यू आपको 500 रुपये में मिलती है। तो बाज़ार में कभी कभी ऊपर नीचे, मतलब महंगा सस्ता दोनों मिलेगा। आपको इसको आइडेंटिफाई करना है अपने रिसर्च के हिसाब से। तो मतलब प्राइस परफेक्ट नहीं है, बिकॉज आपको 500 वाला जो वैल्यू है उसको आपको कभी कभी 5,000 देना पड़ता है, कभी 5,000 वाला आपको 500 रुपये में मिलता है। तो प्राइस इम्परफेक्ट है। और अर्निंग्स भी इम्पैक्ट करती है ड्यू टू वेरियस कंडीशंस। मतलब किसी भी कंपनी का ऐसा नहीं होगा हमेशा ग्रोथ वही स्टेगनेंट ही होने वाला है। कभी अर्निंग्स में बढ़ोतरी हो जाएगी, कभी अर्निंग्स में गिरावट हो जाएगी, डिपेंड अपॉन द हेडविंड्स एंड द टेलविंड्स, राइट। तो किसी इंडस्ट्री में बहुत सारे हेडविंड्स आ गए, रेगुलेटरी इश्यूज आ गए, मैनेजमेंट में इशू आ गए, मालूम पड़ा कंपनी के अर्निंग्स में मोमेंटम खत्म हो गया, अब मार्केट में स्टॉक गिरना शुरू हो गया। तो उसके काफ़ी अलग अलग रीजंस हैं।
एक ये होता है कि भाई इंडस्ट्री साइकिल कुछ बदल गया उसमें, राइट। एक रेगुलेटरी रिस्क होता है कि मान लो ऐसा आज बैंकिंग के साथ में हो रहा है, आरबीआई प्राइवेट बैंक्स को जो रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं नए नए, उसके चलते मोमेंटम स्लो हो गया है प्राइवेट बैंकिंग से, राइट। दूसरी चीज़ और भी ये होती है अर्निंग्स मोमेंटम में कि मान लो किसी कंपनी या कोई इंडस्ट्री एक 25-30% पे ग्रो हो रही थी, अब ऑल ऑफ अ सडन बाहर किसी मतलब ग्लोबल लेवल पे कहीं पे कुछ वॉर वगैरह हो गया जिसके चलते सप्लाई चेन में कुछ डिस्ट्रप्शन हो गया या कुछ इशू हो गया, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए जिसके थ्रू मार्जिन्स में इम्पैक्ट आ गया। तो बेसिकली अलग अलग वेरिएशंस में और अलग अलग रीजंस के वजह से आपके बिजनेस को भी इम्पैक्ट करता है। इसके लिए आपका बिजनेस का मोमेंटम भी ऊपर नीचे होते रहेगा। तो क्योंकि बिजनेस भी ऊपर नीचे होता है और प्राइस भी ऊपर नीचे होता है, इसके लिए ये साइकिल चलता है और ये साइकिल में आपको इसको एनालाइज करना पड़ता है कि अब आप कौन से साइकिल में हो एट प्रेजेंटली। यहाँ से फेवरेबल कंडीशन मतलब बेहतर होने वाली है कंडीशन, या अब हम पीक पे हो और कंडीशन बिगड़ने वाली है, ये इंडिविजुअली हमें एसेस करना पड़ता है, जिसको हम एनालिसिस बोलते हैं। यही काम है एक फंड मैनेजर का, एक रिसर्च एनालिस्ट का। अब कंपनी के अलग अलग मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ जिसके थ्रू हम एक एक करके ये समझेंगे कि कौन से फैक्टर्स के वजह से ग्रोथ और डी ग्रोथ होता है इंडस्ट्री में और पी पे कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो एक मान लो सबसे पहले वाला एग्जांपल लेते हैं, मार्जिन एक्सपांशन हो रहा है किधर, ठीक है। सो अब इसमें आपको क्या एग्जांपल आप ले सकते हो। मार्जिन एक्सपांशन जो अभी फिलहाल हो रहा है या फिर हो चुका है पास्ट में, दैट इज़ इन एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कोलपाल का, राइट। बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके से आप ये देखो, बहुत क्लियर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा था। ये मोमेंटम देखो आप किस तरीके से यहाँ पर ईपीएस ग्रो हुआ, ये जो आपको बार दिख रहा है ये सब ईपीएस का है, और लाइन में आपको ये दिख रहा है कि किस तरीके से आपका पीई बढ़ रहा है। तो अर्निंग्स बढ़ा और पीई भी बढ़ा। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर आप मार्जिन देखोगे तो मार्जिन एलिवेट हो गए। यहाँ पर 28-27% का मार्जिन था एक साल पहले, वो बढ़ के 33 हो गया, 32, 33, 34, 36। तो यू कैन क्लियरली सी दिस, जैसे ही मार्जिन बढ़ा और मार्केट को समझ में आया कि ये सस्टेन हो रहा है मार्जिन, सो आपको यहाँ पर बढ़ोतरी देखने मिली। सेम चीज़ आप देख पाओगे यहाँ पर पॉलीकैब में, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर यू कैन सी दिस। हम इसको और मैं आपको थोड़ा सा इसको यहाँ पर दिखाता हूँ, ईयरली बेसिस पे भी आप देख पाओगे। देखो यहाँ पर 9% का मार्जिन था 2017 में, ये बढ़ के 11%, 12% हो गया, 13% हो गया, उसके बाद 13-14 कंसिस्टेंट है। तो अब जैसे ये बढ़ा, आप देखोगे पोस्ट कोविड के बाद में बहुत अच्छी रिकवरी आपको यहाँ पर देखने मिली। कोविड के बाद में बहुत अच्छी रिकवरी आपको देखने मिली इसमें पॉलीकैब में, राइट। तो पॉलीकैब में आपको देख पा रहे हो यहाँ पर प्राइस में आपको लाइन चार्ट में बता रहा हूँ, सी दिस। पोस्ट 2021 ये फॉल आ गया था, तो 900 रुपये 1000 रुपये के बाद से कंसिस्टेंटली जैसे ही मार्जिन सस्टेन करते चले गए, प्राइस बढ़ता चले गया। इसके साथ में आपका इंडस्ट्री भी इम्पैक्ट करता है, जैसे और अभी कैपेक्स का वाला थीम चल रहा है, राइट। सो कैपेक्स वाले थीम में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट हो रहा है उससे, राइट। कंजम्पशंस जो है बेसिकली जो आपके होम अप्लाइंसेस वगैरह में है, तो बेसिकली वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ऐसा हेवल्स वगैरह में अच्छा मोमेंटम देखने मिला, कई इंडस्ट्रीज़ में अच्छा मोमेंटम देखने मिला, बिकॉज वायर इंडस्ट्रीज़ पावर सेक्टर्स में भी आते हैं। तो पावर में आपको ग्रोथ देखने मिली, रेलवे में आपको ग्रोथ देखने मिली, डिफेंस में आपको ग्रोथ देखने मिली। ये जो कैपेक्स ड्रिवन थीम है जहाँ पर वायर इज़ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट, ठीक है, इसलिए इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर डेरिवेटिव इन्वेस्टिंग भी होती है, राइट। कि तो बेसिकली यहाँ पर एक प्रॉक्सी हो गया, एक प्रॉक्सी प्ले हो गया। तो ये एंटायर थीम ऑफ दिस एक्सपांशन हो गया, इससे बेनिफिट कर गया ये पूरा थीम जो आपका वायर्स, केबल एंड वायर्स का है, और यहाँ पर आपको अच्छे मोमेंटम देखने मिले। अब एक और चीज़ होती है, जैसे किसी कंपनी में प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो गया, जैसे कि कोई कंपनी में नए प्रोडक्ट्स आ गए, ऐसे सेगमेंट में चले गए जहाँ पर ज़्यादा हाई वैल्यू या हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स आ गए। जैसे उषा मार्टिन के ऊपर एक वीडियो हमने बनाई थी, वहाँ पर हमने ये बताया है ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो कि कंपनी कैसे फोकस कर रही है, जहाँ पर हायर मार्जिन है, हाई एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, जिसके थ्रू कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करते जा रही है। और इसके वजह से ही कंपनी का एक टर्न अराउंड हुआ, बिकॉज लॉस में जो प्लान चल रहा था वो उन्होंने बेच दिया, नए प्रोडक्ट मिक्स को लेके आए और जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है उसके ऊपर फोकस किया, ठीक है। वैसे ही अलग अलग कंपनीज के साथ में अलग अलग, कोई भी कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट मिक्स में आती है, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी होता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि कंपनी का स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है क्या कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रही है जिसके थ्रू वो ज़्यादा अच्छे मार्जिन गाइडेंस दे पा रही है, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ की कॉमेंट्री दे पा रही है। एक और चीज़ इसमें ये भी होती है कि भाई कोई कंपनी एक्विजिशन कर रही है,
मर्जर्स कर रही है, जैसे LTIM ये हो गया था एक, उसके अलावा पिडलाइट, छोटी छोटी कंपनीज़ को, छोटे छोटे रिमोट एरियाज़ में छोटी कंपनीज़ हैं उनको एक्वायर करके इन्होंने अपना बहुत बड़ा एक मोनोपोली क्रिएट करके रखा। तो ऐसे काफ़ी सारे कंपनीज होती है जो एक्विजिशन के लिए ओपन होती है, एक्सपांशन के लिए ओपन होती है। जैसे जैसे वो एक्वायर करते जाएंगे बिजनेस को, वैसे ही और अपना मार्केट शेयर गेन करते जाएंगे, बिजनेस को इम्प्रोवाइज करते जाएंगे, नए प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे, और इसके थ्रू एक कंपनी का लॉन्जिटिविटी बिजनेस का बढ़ता है। और यही परसेप्शन बिल्ड होता है, यही सेंटिमेंट बिल्ड होता है मार्केट में, जिसके थ्रू आपको रैंकिंग मिलती है, रेटिंग्स मिलती है। अब पीई को लेके एक और वर्जन हम देखते हैं जिसमें एक रेड फ्लैग आता है, पीई का एक्सपेंसिव वैल्यूएशन को किस तरीके से फिगर आउट किया जाए। तो उसके लिए एक डीमार्ट करके स्टॉक है, एवेन्यू सुपरमार्ट, उसका एग्जांपल लेंगे। अब मैं अगर आपको इसको चार्ट पे बताऊं, यहाँ पर पी रेशियो का चार्ट लेते हैं पिछले 10 साल का। सो यू कैन क्लियरली सी जब आपका पी 230 चले गया था एंड अक्टूबर में 2021 में 313 चले गया था। सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कि आप प्राइस टू अर्निंग्स, मतलब प्राइस वर्सेस योर अर्निंग्स के लिए आप 313 का पी पे कर रहे हो, मतलब इतना प्रीमियम पे करके जब आप कोई स्टॉक में एंटर करोगे एट पीक, तो आप यू आर नाउ एक्सपोज्ड कि आने वाले टाइम में रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। तो रिस्क रिवॉर्ड हमेशा ही ऐसे जोन में आपके फेवर में नहीं रहेगा, और इसलिए देखो हैवी प्राइस बहुत सारे लोगों को पे करना पड़ा, और आज 100 के नीचे भी ऑलमोस्ट 100 लेवल्स पे आपका पी आ गया है। तो ये बहुत ही बड़ा डाउनफॉल हमें डीमार्ट में देखने मिला, जहाँ पर ग्रोथ भी नॉर्मलाइज हो गई और आपका प्राइस में जो पी का करेक्शन था वो भी आपको देखने मिला। एक और एग्जांपल हम लेते हैं तो आप ये देख सकते हो बजाज फाइनेंस में। तो आप बजाज फाइनेंस में जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सेम चीज़ देखने मिलेगी। एक टाइम पे पी, अगर 5 साल पुराना पी मैं बजाज फाइनेंस में लेता हूँ तो सीधे 100 का पी था, और अभी क्योंकि थोड़े से रेगुलेटरी इश्यूज़ भी है, और यहाँ पर बजाज फाइनेंस देखिए अनसिक्योर्ड लोन लेंडिंग स्पेस में भी ज़रा रेगुलेटरी इश्यूज़ है, और इसके वजह से आप देखोगे तो किस तरीके से 26 पे स्टॉक पी आ गया है। अब 26 पे लास्ट टाइम स्टॉक पी कब था, अगर आप ये देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको देखने मिलेगा कि 21 का पी था 2020 के क्रैश में, मतलब 2020 का जो क्रैश था बजाज फाइनेंस का, वो लेवल पे अप्रॉक्सीमेटली आज वैल्यूएशन वाइज स्टॉक आ चुका है। तो आज कोई बजाज फाइनेंस 6,500 या 6,000 के आसपास बाय करेगा तो उसका रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू किसी ने अगर 2 साल पहले उसको 8,000 रुपये में बाय किया होता। ठीक है, सो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक्स नहीं लेना है, और इसलिए हम हमेशा ही ये बात करते हैं डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में। अगर आप देखोगे एमटार का मैं अब बात कर रहा हूँ तो 130 का पी है। अब 130 के पी में आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जो इंडस्ट्री है वो ऑर्डर इनफ्लो और कैपेक्स के ड्रिवन हो रही है। अब ये जो ड्राइव है अगर इसमें ज़रा सा भी डेंट लग गया, इसमें अर्निंग्स नहीं आई या ऑर्डर फ्लो आने बंद हो गए या कुछ मार्जिन पे इम्पैक्ट आ गया, सो यू हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट कैन अराइज इन मार्केट्स विच कैन लीड टू डी रेटिंग ऑफ अ स्टॉक। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है यहाँ पर, तो आज आप जो ये मोमेंटम देख रहे हो जो अभी ड्रॉडाउन होते जा रहा है वो स्टॉक पे भी आपको दिखने लग जाएगा। और अगर आप प्राइस में देखोगे सो यू कैन क्लियरली सी कि अभी ऑलरेडी करेक्शन शुरू हो चुका है। ठीक है, तो अर्निंग्स यहाँ से अगर और ख़राब होती है तो ये करेक्शन और ड्रास्टिकली नीचे जाएगा। दिस इज़ हाउ एक्सपेंसिव पीज शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड इन मार्केट्स। सो गाइज मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ एक स्टॉक का, जिसके थ्रू आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा कैसे किस तरीके से पी का मोमेंटम काम करता है मार्केट में। नाउ आई विल टेक अ एग्जांपल ऑफ पॉलीप्लेक्स। एक टाइम पे बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था ये स्टॉक, और अभी आपको करंट जंक्शन में हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी में हुआ क्या है एक्चुअली। सी दिस 4,000 करोड़, 4,500 करोड़, 4,400 करोड़, 4,900 करोड़, 6,600 करोड़। तो बेसिकली यहाँ तक आपको थोड़ा मोमेंटम देखने मिला, और पिछले 1 साल में आपका मोमेंटम गिर गया है। अब पिछले 1 साल में क्या हुआ है और पिछले 1-2 साल में क्या हुआ है, 25 का मार्जिन गिर के 20% पे आ गया, बाद में 12% पे आ गया, बाद में 6% पे आ गया, जो पहले 16-17 के आसपास कंसिस्टेंट था। तो 20-25 वाला मार्जिन जब गिर के 12% आया और 12 वाला 6 आया, तो मार्केट इसको पनिश करेगा ही करेगा। और आप यहाँ पर क्योंकि अगर मार्जिन पे इम्पैक्ट आ रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी पे भी आपका मतलब सेल्स पे भी, टॉप लाइन पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, ऑब्वियसली बॉटम लाइन इज गोइंग टू सफ़र। जहाँ पर आप पहले 900 करोड़ के आसपास बना रहे थे, आज आप 100 करोड़ पे आ गए हो। अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट विच हैपन्स ड्यू टू बैड साइकिल्स।
और हेडविंड्स के चलते आप इस तरीके से स्टॉक में इम्पैक्ट देख सकते हो कि आप यहाँ पर प्राइस देखो, प्राइस ये 10 साल का मैं आपको प्राइस बताऊं तो अभी रिसेंट में मई 2022 के बाद में प्राइस कैसे गिरा है। मतलब 2700 वाला स्टॉक आज आ गया है 800 रुपये पे। दिस इज़ एन इम्पैक्ट। और इस तरीके से सेंटीमेंट्स ड्राइव होते हैं, बिकॉज एक बार अगर बिजनेस को मालूम पड़ गया कि कुछ इसमें हेडविंड्स आ रहे हैं जिसके थ्रू आने वाले टाइम में मार्केट ग्रोथ नहीं देख पा रही है ये स्टॉक्स में या ये सेक्टर में, वो सारे सेक्टर्स में जितने भी स्टॉक होंगे वो सबको आस्ते आस्ते मारना शुरू कर दिया जाएगा। या फिर स्टॉक में अगर आपको दिख रहा है कि मार्जिन सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा या कोई रीज़न है इसके वजह से, जो हमने पास्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया, तो वहाँ पर आपको बीटिंग मिलेगी। इसको मतलब एक और एग्जांपल आपको देता हूँ मैं आपको डी रेटिंग का, जो रिसेंट में हुआ महाराष्ट्र स्टीमलेस में। सो महाराष्ट्र स्टीमलेस में मैंने ये ऑलरेडी मुझे ध्यान था, बीच में देखा था मैंने। तो आप अब यहाँ पर आप देखो 8 का पी है तो कोई मुझे बोलेगा, मतलब ये 15-12 का भी पी होता तो कोई मुझे बोलता था इसको बाय कर लेना चाहिए। तो बेसिकली बाय करना नहीं चाहिए या बाय करना चाहिए, मैं आपको अभी ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, डायरेक्ट कंक्लूजन में नहीं जाते, पहले इसको समझ लेते कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर 2,000-2,500 वाला सीधा टॉप लाइन 2,300 से 4,200 हो गया, 5,700 हो गया, यहाँ तक ग्रोथ दिखी। और एक साल में ग्रोथ नहीं दिख रही है और आने वाले टाइम में ट्रेलिंग 12 मंथ में डी ग्रोथ दिख रही है। अब मार्केट में डी ग्रोथ जब इसको दिख रही है तो आप ये चीज़ देख पाओगे इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग्स में किस तरीके से यहाँ पर 22% वाला मार्जिन जो है वो गिर के 10% हो गया। यहाँ जो 1200 वाला करोड़ है वो 1150 करोड़ हो गया। ठीक है, तो बेसिकली मार्जिन्स इरोड हुए और इसके वजह से स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ा कि जहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर प्राइस में मैं आपको इम्पैक्ट बताता हूँ। ये था 1000 रुपये वाला स्टॉक जो अभी गिर के 600 हो गया, 590 हो गया एक साल में। तो अब कोई लोग बोलते हैं ना मार्केट लॉन्गर टर्म गेम है, लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से गेम है मार्केट, लेकिन मार्केट हमेशा ही इंस्टेंट रिवॉर्ड देगा। जो नियर टर्म में जिसको ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है उसको रिवॉर्ड देना शुरू कर देगा। और इसलिए आप ये मनी फ्लो वाला एक थीम देखते हो कि मार्केट में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में पैसा घूमता है। क्यों घूमता है? क्योंकि मार्केट जो इंस्टेंट रिवॉर्ड देने वाला है, जो कंपनीज है जो सेक्टर रिवॉर्ड देने वाली है शॉर्ट टर्म में, अगले एक साल में जिसको मैक्सिमम ग्रोथ मिलने वाला है वहाँ पर पैसा लगना शुरू हो जाएगा मार्केट का। और ये मार्केट का नेचर है। इसके लिए लॉन्ग टर्म तो ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा आपको, लेकिन अगर आपको बड़ा रैली चाहिए छोटे कम स्पैन में तो आपको मार्केट में ये पिक करना पड़ेगा कि इंस्टेंट कहाँ पर मोमेंटम आने वाला है, जिसके लिए इंस्टेंट मेजर ग्रोथ कहाँ आने वाली है ये देखने की ज़रूरत है। आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। अगर आपको सही अच्छा लग रहा है और समझ में आया है तो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ डाउट्स है तो आप वो भी पूछ सकते हो। आगे चलते हैं, एक और स्टॉक लेते हैं यूपीएल। ठीक है, सो बेसिकली केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, ये भी एग्रोकेमिकल केमिकल स्पेस में। अभी मैं आपको एक और फ्लेवर देता हूँ। यहाँ पर एक ही इंडस्ट्री है एग्रोकेमिकल, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग प्लेयर्स है। देखो, एक पीआई इंडस्ट्रीज है, एक यूपीएल है। अब पीआई इंडस्ट्री बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है, किसी दिन और वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन एक ही इंडस्ट्री में रहने के बाद भी दोनों के बिजनेस की क्वालिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पर पीआई इंडस्ट्रीज कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, पीआई इंडस्ट्रीज को कंसिस्टेंट पीई रेटिंग मिलता है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है कंपनी में। यूपीएल में नहीं है वो चीज़, और इसलिए यूपीएल का स्टॉक प्राइस आप देखोगे तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। पिछले 10 साल का मैं आपको एनालिसिस बताऊँ, देखिए 2021 में 700 रुपये के आसपास, 800 रुपये के आसपास ये पीक हो गया था, और आज भी मतलब 3 साल के बाद भी स्टॉक सिर्फ 500 रुपये में चल रहा है, और अभी भी कोई वाव फैक्टर नहीं है मेरे हिसाब से इस स्टॉक में। और यहाँ पर भी मैं आपको अगर ये बता रहा हूँ, सी दिस ऑल्सो यू कैन सी द सिमिलर ट्रेंड इन योर टॉप लाइन बॉटम लाइन। 38,000 करोड़ से 46, 53, 43, 43, मतलब मोमेंटम फिर बाद में वापस से मोमेंटम डीरेल भी हो गया यहाँ पर मार्जिन में भी देखो 22% वाला मार्जिन गिर के 10% आ गया। तो यहाँ पर भी ये आधे हो गए। आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो था वो 4,000 करोड़ से 4,400 करोड़ से गिर के माइनस में चले गया, 1,800 करोड़ का लॉस हो गया। ठीक है, तो अब ये होता है कि एक ही इंडस्ट्री में दो अलग प्लेयर, तो जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, जो अच्छा एग्जीक्यूट कर पा रही है, उसको ज़्यादा रैंकिंग मिलेगा, ज़्यादा रेटिंग मिलेगा, और इसलिए उसको ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा मार्केट में। दूसरा ये चीज़ होता है, कभी आपने देखा होगा भाई कोई कंपनी ज़्यादा लॉस पोस्ट किया, लेकिन अगर उसने अगले क्वार्टर में कम लॉस पोस्ट किया तो फिर भी उसको रिवॉर्ड किया जाता है बिकॉज परफॉर्मेंस अच्छा है। तो एक परसेप्शन बिल्ड होता है, जो मार्केट में जो सेंटीमेंट बिल्ड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से मार्केट चलता है। क्योंकि मार्केट एक्चुअल नहीं है, परफेक्ट नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं, और आपको यही सब होल से बच के चलना है।
और इसलिए हम यहाँ पर एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि सो दैट यू कैन गेट द एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि किस तरीके से आप भी इसको एनालाइज कर सकते हो और आप खुद के लिए भी कुछ अच्छे वैल्यू पिकिंग्स फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास में कुछ स्टॉक आइडियाज़ है आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हो। सो गाइस एक छोटा सा क्विज लेते हैं, लेट्स सी हु गेट इट राइट। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि कोई भी स्टॉक को दो ऐसे कौन से रीज़न है जिसके वजह से मोमेंटम मिलता है अपसाइड पे। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर किया है, आप वापस से एक बार देख सकते हो टू फाइंड द क्वेश्चंस। लेट्स सी हु गेट इट राइट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया डू स्मैश द लाइक बटन, ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट टू ब्रिंग इन दिस काइंड ऑफ कंटेंट एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग बाहर पैसा दे के ये कंटेंट सीख रहे होंगे जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। सो इट्स अ विन एंड विन सिचुएशन। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स जिनको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग सीखना है या इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है। ठीक है, आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करते हैं, स्ट्रैटेजीज कवर करते हैं। जैसे अगर पी में मैं आप बात करूंगा तो डी रेटिंग क्यों होता है, री रेटिंग क्यों होता है, उसके और भी अलग अलग रीजंस हैं। स्टॉक के पी को आप बॉटम में कैसे पकड़ सकते हो, टॉप में कैसे पकड़ कर सकते हो, कब सेल करना है, कब बाय करना है, ये सब चीज़ भी एंट्री एग्जिट पॉइंट पी के थ्रू आप मैचअप कर सकते हो। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ सारे कॉन्सेप्ट। अगर मैं इस वीडियो में बनाने जाता तो बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो हो जाती, तो डेफिनेटली फिर किसी और वीडियो में कवर करूँगा। लेकिन उसके लिए अगर वो आप तक पहुँचे वो वीडियो तो उसके लिए आपको डेफिनेटली बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना पड़ेगा, सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा, राइट, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले आने वाले वीडियोज़ का। एंड ऐसे ही हम आगे कंटेंट लाते रहेंगे, रिसर्च कंटेंट। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आया हमारा तो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग इन्वेस्टिंग। जय हिंद।